हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी के जो पीवाईक्यू हैं, यानी कि जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें कंप्लीट कराया जा रहा है। इधर जो सीरीज़ चल रही है और ये क्लास 5th है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, बताइए। महात्मा गांधी जी होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और कभी कभी वर्ष भी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा 1932 में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 है व्यक्तित्व व्यवस्था और दूसरी क्या इन्होंने बताई, सांस्कृतिक व्यवस्था। एक है व्यक्तित्व व्यवस्था और दूसरी है सांस्कृतिक व्यवस्था। अब निम्न में से उसके द्वारा बताई गई, यानी पार्सन्स ने जो तीसरी व्यवस्था की बात की है वो बताना है इन ऑप्शंस में से कौन सी है। आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या फिर मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। अब पार्सन्स हैं, इनके 3 महत्वपूर्ण जो समाजशास्त्र में योगदान रहे हैं। एक है फंक्शनलिज्म, यानी प्रकारवाद की जो बात की है। सेकंड है सोशल एक्शन एंड थर्ड है सोशल सिस्टम, ठीक है। अब फंक्शनलिज्म की बात आती है तो आपको एक वीडियो मिलेगा, अभी इधर नहीं है, काफ़ी टाइम पहले का है। उसमें पार्सन्स का अकेले से नहीं दिया गया है, साथ में फंक्शनलिज्म या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरेशन क्या है। अब इससे संबंधित जो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बात रखी है, अपने सिद्धांत दिए हैं, उनमें से पार्सन्स हो जाएगा, मेलानोव्स्की है, रटक्लिफ ब्राउन है, लेवी-स्ट्रॉस है, नाडेल है, मर्टन है, ठीक है। तो इनके जो विचार रहे हैं, इन्होंने क्या बातें कही हैं, क्या सिद्धांत रहे हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा इनके जो MCQs है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उनको कंप्लीट कराया गया है। तो वहाँ पर आप लोगों को पार्सन्स का भी मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो तीसरी व्यवस्था की जो बात थी वो है सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब सामाजिक व्यवस्था हम कहें कि होता क्या है, किसे कहते हैं, तो पार्सन्स का कहना था कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से जब वो अंतरक्रिया करता है। अब अंतरक्रिया क्यों करेगा, क्योंकि व्यक्ति की नीड्स होती हैं और उन नीड्स को वो अकेला स्वयं नहीं पूरा कर सकता है, इसलिए वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है, अंतरक्रिया करता है। और चूँकि ये अंतरक्रिया बार बार होती रहती है, ठीक है, उसमें निरंतरता पाई जाती है, अंतरक्रिया में बार बार अंतरक्रिया होती है, जिससे वो प्रतिमान का रूप ले लेते हैं, या जिसे हम दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संबंधों का निर्माण होता है उन अंतरक्रियाओं से, जो कि बार बार हो रही हैं व्यक्तियों के बीच में। उनसे वे प्रतिमान का रूप ले लेते हैं, या उनसे संबंधों का हम कहते हैं कि निर्माण हो जाता है। और यही जो प्रतिमान है वो आगे जाकर संस्था का रूप ले लेते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, सोशल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 3 की बात की है, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्न में से किसने बल दिया है?
किसने बात की है? अब संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों की बात हो रही है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, जॉर्ज सेमेल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, नॉम चॉम्स्की। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जॉर्ज सेमेल होगा। ठीक है, जॉर्ज सेमेल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब जॉर्ज सेमेल ना होते ऑप्शंस में तो कोजर होते, तो कोजर को आपको करना पड़ता। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन या फिर अस्थिरता। तो यहाँ पर संघर्ष की विशेषता नहीं है या संघर्ष के लक्षण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट, अब ये किसके अंतर्गत आता है? किस सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। संघर्ष हो जाएगा, प्रतियोगिता जैसे कंपटीशन कहते हैं वो, इसके अलावा विरोध, ठीक है, विद्रोह, प्रतिकूलता, ये सभी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। और इसमें कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो निरंतरता। समाज में निरंतर संघर्ष देखने को थोड़ा ना मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैकेवर की बात की जाए, ठीक है, संघर्ष के प्रकार भी पूछे जाते हैं। तो मैकेवर ने प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। ये याद रखिएगा, इसे नोट करिए। मैकेवर ने प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। किंग्सले डेविस का पूछा जाता है आंशिक नियंत्रण और पूर्ण नियंत्रण की बात। ठीक है, आंशिक नियंत्रण और पूर्ण नियंत्रण की बात किसने की है? किंग्सले डेविस ने की है। और यहाँ पर सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा था? ग्रीन ने। ये याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है? तो ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा। एक किंग्सले डेविस का आता है कि आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है? किंग्सले डेविस ने। मैकेवर ने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात कही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया, जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत भी है, इस टॉपिक को भी काफ़ी बार अच्छे से बताया गया है जब MCQ सॉल्व कराया जा रहा था। इसके अलावा इसको अलग से एक पर्टिकुलर इसकी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, आई थिंक उसमें 2 या 3 वीडियो हो गया, आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिल जाएगा सोशल प्रोसेस के नाम से, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप संघर्ष का पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कंपटीशन जो है, प्रतियोगिता, उससे संबंधित पूछा जाता है। सहयोग क्या है या सहयोग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब किसने कंपटीशन को संघर्ष कहा था? शांतिपूर्ण संघर्ष, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? टोटल इंस्टीट्यूशन। ऑप्शंस हैं मर्टन, गॉफमैन, दुर्खीम, वेबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गॉफमैन हो जाएगा। ठीक है, गॉफमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले संपूर्ण संस्था की बात या समग्र संस्था, ठीक है, जैसे समग्र संस्था भी ऐसे करके भी पूछा जाता है वही। ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो गॉफमैन है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब किस बुक में दिया था? तो बुक का नाम है असाइलम। 1961 में आई थी ये बुक। ठीक है, 1961 में ये बुक आई थी जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और जो टोटल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो संपूर्ण संस्था है, वो किसे कहते हैं? तो समाज में एक समूह होता है जिसे सोसाइटी से बिल्कुल अलग रखा जाता है, और उस समूह के जो सदस्य होते हैं उन सभी की जो नीड्स होती हैं वो एक ही संस्था के द्वारा, यानी कि उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनका खाना पीना, वो क्या कार्य करेंगे, ठीक है, उसकी पूरी व्यवस्था, उनके जो अगर उनकी जो कुछ दवाइयाँ हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, मनोरंजन, ये जो सभी जो कार्य होते हैं, ठीक है, वो एक ही संस्था पूरा करती है, और उसको ही इन्होंने संपूर्ण संस्था कहा था, गॉफमैन ने। और इसका जो उन्होंने उदाहरण दिया था संपूर्ण संस्था का, तो उन्होंने जो बताया था पागल खाना और जेल को बताया था। ये याद रखिएगा, ऐसे करके भी पूछा जाता है, पागल खाना और जेल को संपूर्ण संस्था का उदाहरण किसने बताया है? तो ये गॉफमैन ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से
निम्न में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्ग होगा, क्लास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें समाज की विशेषता है? इनमें से कौन सी समाज की विशेषता के अंतर्गत ये आएगा? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, पारस्परिक जागरूकता, समानता असमानता, सहयोग सहायता, सरलता जटिलता। तो यहाँ पर कौन कौन सी हो जाएंगी समाज की विशेषताओं की अगर बात की जाए? पारस्परिक जागरूकता, समानता और असमानता। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब समाज की बात की जाए तो ये जो बुक है सोसाइटी, वो किसकी है? मैकेवर की है। मैकेवर एंड पीच की बुक रही है समाज, ठीक है, सोसाइटी जिसे बोलते हैं हम। ये मैकेवर की बुक है और इन्होंने समाज को किस तरीके से परिभाषित किया है, जो डेफिनेशन है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, आप सभी जानते होंगे। इन्होंने समाज को क्या बताया? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा इन्होंने, तो समाज, ये जो संबंध है, सामाजिक संबंध है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो जब व्यक्ति अपने नीड्स को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उनसे जब वो अंतरक्रिया करता है, तो ये जो अंतरक्रिया होती है, चूँकि नीड्स को पूरा करने के लिए होती हैं, तो ये निरंतर होती रहती है अंतरक्रिया, और इसी अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? संबंधों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से संबंधों का निर्माण, समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है? मैकेवन ने कहा है, ये याद रखिएगा। सोसाइटी बुक के अंतर्गत इन्होंने ये बात कही है। और सोसाइटी में अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर जो बात की गई, इसके अलावा सहयोग और संघर्ष भी देखने को मिलता है, अमूर्त होती है, जागरूकता भी पाई जाती है, जैसे कि इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, या फिर कीमतों पर नियंत्रण। अब जो सोशल कंट्रोल है, ठीक है, इसको कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा, अभी हाल ही में जल्दी ही कराया गया है इसे। ठीक है, इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है सोशल कंट्रोल का? तो क्या होगा यहाँ पर? आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर बात आती है सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन या अध्ययन किसने किया था, तो E.A. रॉस है, जिन्होंने सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था अपनी बुक सोशल कंट्रोल में। ये पूछा जाता है सबसे पहले सोशल कंट्रोल की व्यवस्थित तरीके से बात किसने की, तो E.A. रॉस को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है फिचर का। ठीक है, फिचर ने क्या कहा था? जो सामाजिक नियंत्रण है वो सामाजिकरण का ही विस्तार है, यानी कि सामाजिकरण का विस्तार ही क्या है? सोशल कंट्रोल है, सामाजिक नियंत्रण है। ये कहना किसका है? फिचर का है। एंड ये भी पूछा जाता है। किंग्सले डेविस ने क्या कहा था कि जो समाज का निर्माण है वो सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की जो व्यवस्था है उसके द्वारा होता है। सोसाइटी का निर्माण कैसे हुआ है? समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था के द्वारा होता है। और अगर इनमें से, यानी कि जो सामाजिक संबंध है या नियंत्रण की जो व्यवस्था है, इनमें से कोई एक अनुपस्थित हो, एक ना हो, तो इससे क्या होगा? इसका परिणाम क्या पड़ेगा? जो दूसरे का जो अस्तित्व है, ठीक है, दूसरी व्यवस्था जो है इसमें उसका क्या जो अस्तित्व होगा वो सुरक्षित नहीं होगा। एक की अनुपस्थिति के बिना दूसरे का अस्तित्व सुरक्षित नहीं है, ये किंग्सले डेविस का कहना था। और मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, ये किसने कहा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको कई बार बताया जा चुका है एंड आपके पीजीडी के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? अंतर्विवाह, अधिमान्य विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह।
उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह हो रहा है, और लड़का कैसा है, निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह का है। ठीक है, ऐसे करके याद करिएगा। तो यहाँ पर ऐसा विवाह क्या कहलाएगा, प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, के.एम. पाणिकर, डेनियल बेल। अब जिसने संस्कृतिकरण वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा उसे पता होगा। एंड इस तरीके से क्वेश्चंस आपके नेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाली जो वीडियो थी, क्लास हुई थी आपको, वहाँ पर आप लोगों को बताया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उसमें संस्कृताइजेशन है, जैसे संस्कृतिकरण कहते हैं, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्होंने किस बुक में, बुक भी पूछी जाती है, किस बुक में इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था? तो बुक का नाम क्या है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग ऑफ कुक्स साउथ इंडिया, ये एक बुक है। इसके अलावा एम.एन. श्रीनिवास की जो और बुक्स हैं जो कि पूछी जाती हैं, जैसे कि इंडियाज़ विलेज, ठीक है, इंडियाज़ विलेज है, ये एक बुक है। इसके अलावा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये एक बुक है। फिर द रिमेंबर्ड विलेज, ठीक है, नेक्स्ट बुक क्या बताई गई है, द रिमेंबर्ड विलेज। फिर एक बुक आती है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेस, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपना प्रभुत्व जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। फिर विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ये भी इनकी बुक है। तो ये सारी जो बुक्स हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है, जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है, श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह, श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। तो बताइए प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाएगा? इससे पहले आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन, तो यहाँ पर श्रेष्ठ जाति की जो कन्या है, लड़की है, ठीक है, उच्च जाति या श्रेष्ठ जाति की लड़की का निम्न जाति के लड़के के साथ जो विवाह होता है वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इसके अपोजिट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जो पुरुष हो जाएगा वो उच्च जाति का हो जाएगा और निम्न जाति की क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी, कन्या हो जाएगी। उसके बीच जब विवाह होगा तो वो विवाह क्या होगा, अनुलोम विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो एक को याद कर लीजिए, उसके अपोजिट याद कर लीजिएगा, उसके ठीक अपोजिट अनुलोम विवाह हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। तो हट्टन ने जाति के कार्य कौन से बताए, जाति का कार्य कौन है, हट्टन ने किसको बताया? तो सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना ये जाति का कार्य है और ये हट्टन ने बताया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, होकार्ट तथा सेनाट जाति उत्पत्ति की किस सिद्धांत से संबंधित है? सांस्कृतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत। अभी जल्दी ही आप लोगों को कम्युनिटी पर एक वीडियो का लिंक शेयर किया गया था, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य थे समाजशास्त्रियों ने जो कहे थे जाति से संबंधित बातें, उससे रिलेटेड एक वीडियो थी जिसे कम्युनिटी पर शेयर किया गया था, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अभी फिर भी शेयर कर दी जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो होकार्ट एंड सेनाट है, जाति उत्पत्ति का उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? धार्मिक सिद्धांत दिया था।
तो वहाँ पर काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है, इसलिए बोला जा रहा है आप लोगों को देखने के लिए। तो धार्मिक सिद्धांत दिया था, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो किसने दिया हुआ था, नेस्फिल्ट ने दिया था। और जो प्रजातीय सिद्धांत है वो रिजले घुरिये मजूमदार से संबंधित है। और राजनीतिक सिद्धांत में किसका आ जाएगा, अबे डुबाय एंड घुरिये का। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में अबे डुबाय आ जाएंगे जिन्होंने दिया था। तो ये याद रखिएगा। और क्या है सिद्धांत में, क्या बातें कही हैं इन्होंने, इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है। आप लोग देखिएगा, कास्ट जो जाति है, जाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जाति को कैसी व्यवस्था कहा है, ठीक है, कौन सी विशेषताएं हैं जाति व्यवस्था की जो बताई हैं, इसीलिए बोला जा रहा है उस वीडियो को देखने के लिए। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से जो सामाजिक विघटन के लक्षणों को व्यक्त नहीं करता है उसको चिन्हित कीजिए, यानी उसे बताना है जो सामाजिक विघटन के लक्षण में नहीं आता है। अब देखते हैं, प्रकारों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। सामाजिक विघटन पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराधी बनाने की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है। तीव्र महत्वाकांक्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को, विभिन्न संपर्क को, बदला लेने की भावना को। अब अपराध, ठीक है, अपराध यानी क्राइम, जो कि आपके सिलेबस में भी है, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है, अभी जल्द ही कराया गया है। इसका भी फोल्डर प्लेलिस्ट के फोल्डर में मिल जाएगा, वहाँ से कुछ वीडियोस मिलेगी, उन्हें ज़रूर देखिएगा, वहाँ काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया है। तो यहाँ पर विभिन्न संपर्क हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत वसन जिसे सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं, ये सदरलैंड का कॉन्सेप्ट रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सदरलैंड का क्या कहना था, व्यक्ति अपने जीवन में कई ऐसे समाज विरोधी समूह के संपर्क में आता है जिसके संपर्क में रहने के परिणाम स्वरूप ही वो कुछ जो समूह है जो कि गैर कानूनी कार्य करता है, गैर कानूनी गतिविधियाँ करता है, जिनसे संपर्क में रहकर ही वो अपराधी वाले जो कार्य हैं उनको करने लगता है, उनको सीखता है और करने लगता है, वो अपराधी बन जाता है। तो विभिन्न संपर्क है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिसकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। ऑप्शंस हैं गिलिन एंड गिलिन, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मेरिल, सी.बी. मेमोरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे.जी. गोडार्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती। अब यह परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शंस है गिलिन एंड गिलिन, वीवर, गोडार्ड, माइकल कॉलेस्की। तो यहाँ पर गोडार्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस उधर स्टार्ट होंगे आपको, तो वहाँ पर ये सभी कंप्लीट कराया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, अब किसे कहेंगे, किस में पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में? तो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है वो कृषि कार्यों में देखी जा सकती है। ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट आंसर। जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी काम को करने के लिए अगर 2 लोगों की ज़रूरत है तो उसी कार्य को करने के लिए कितने लोग लग जाते हैं, 6-7, यानी कि 2 लोगों की ज़रूरत है उस काम को करने के लिए, लेकिन 2 लोगों से ज़्यादा लोग मिल करके उस कार्य को कर रहे हैं। जैसे आप लोग एग्रीकल्चर फील्ड में देख सकते हैं, कृषि कार्यों में देख सकते हैं, परिवार के लोग सभी मिलकर के काम करने लग जाते हैं, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई, कब हुई? 1975, 1980, 1983, 1987। समन्वित जनजाति विकास की बात हो रही है। ये योजना कब शुरू हुई?
1975 में, 1975 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। ऑप्शंस है लैंडिस एंड लैंडिस, गॉरेफेलो, इलियट एंड मेरेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपराध एक ऐसी क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक माना है और जो ये करता है, आपराधिक क्रिया करता है, उसको दंडित करने की जो शक्ति है, दंड देने की शक्ति है, वो स्टेट के पास है, राज्य के पास है। इस तरीके से क्राइम को किसने परिभाषित किया है? लैंडिस एंड लैंडिस ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वेतवसन अपराध की बात किसने की थी? जिसे सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं, सदरलैंड ने। ठीक है, अपराधी जनजात होते हैं, ठीक है, बनाए नहीं जाते, किसका कहना था? लोम्ब्रोसो का कहना था। तो क्राइम वाला जो वीडियो देखेंगे आपको उस पर ये सभी कराया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, या फिर जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। किसे हम समाज की संरचना की गतिशीलता कहेंगे? तो जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है उसे हम कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने नहीं देखे हैं वीडियोस, तो प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी? श्रीनिवास शास्त्री, रवि शास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास, एस.पी. श्रीनिवास। तो संस्कृतिकरण ब्राह्मणीकरण का कॉन्सेप्ट किसका रहा है? क्या होगा यहाँ पर? एम.एन. श्रीनिवास होगा। एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्नांकित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ए है, स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध है। बी कह रहा है 1982 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। सी है, इस्लाम का दर्शन स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देता है। एंड डी है, जनजातियों में पितृसत्तात्मक परिवार बढ़ने के साथ ही स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है। सही बताना है, भारत में स्त्रियों की परिस्थिति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर क्या होगा? स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति के बीच में सकारात्मक सहसंबंध है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? विज्ञान और तकनीकी की, बढ़ते हुए अपराधों की, प्रथाओं परंपराओं की, या फिर धार्मिक अंधविश्वासों की? तो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और जो परिवर्तन है उसमें अहम भूमिका इनमें से किसकी रही है? तो जाहिर सी बात है, जैसे कि पढ़ने से समझ में आ रहा है, विज्ञान और तकनीकी की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? आर्टिकल 364, आर्टिकल 365, आर्टिकल 366 या फिर आर्टिकल 367? कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद जिसमें एससी और एसटी की बात की गई है, उसको परिभाषित करता है? तो यहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल 366 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी
जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा है जिसमें किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है, किसी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। अब जो अनुच्छेद है, ठीक है, जो आर्टिकल्स है 342, 343, 344 और 345 है। इनमें से कौन सी मतलब कि किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत या उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 342 342 हो जाएगा, ठीक है, 342 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। बुक्स दी गई हैं, ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, कल्चरल सोशियोलॉजी गिलेन एंड गिलेन, हिंदू मैरिज केम कपाड़िया, सोसाइटी मैकेवर एंड पेज। तो कौन सा गलत है और ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। बुक्स वाली कई बार आप लोगों को कराया जा चुका है। इस बुक्स को कंप्लीट कराने के बाद उसका प्रैक्टिस भी कराया गया था, आप लोगों की प्रैक्टिस की भी वीडियोस आई थी। तो यहाँ पर हिंदू मैरिज ये कपाड़िया की नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा और आप कमेंट बॉक्स में बताना होगा ये बुक किसकी है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। अब ये बुक किसकी है। ऑप्शंस है एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, टी.बी. बोटोमो, ए.डी. रॉस। ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, तो ये किसकी हो जाएगी बुक। ए.डी. रॉस की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, आपकी सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है वो कंप्लीट कराए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में फोल्डर्स मिल जाएगा, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। युद्ध को, वॉर जिसे हम कहते हैं, उसे सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप किसने माना। ऑप्शंस हैं एमाइल दुर्खीम, एलियट एंड मेरेल, रॉबर्ट ई एस फेरिस या फिर मार्टिन न्यूमेयर। तो युद्ध को सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप किसने कहा है, एलियट एंड मेरेल। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। एलियट एंड मेरेल, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है, यह कथन किस विद्वान का है। स्पेंगलर, टॉयनबी, कॉलमैनहिम या फिर सोरोकिन। सामाजिक विघटन का जो मुख्य कारण है वो सांस्कृतिक और संस्थागत विघटन है, ये किसका कहना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।